कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं हैं, बल्कि किस्मत उन्हें हमारी राहों में ला पटकती है। जैसे दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। ऐसे ही आरव एक ऐसा लड़का था जो अपनी ही धुन में रहता था, जिसे शोर से चिढ़ थी और एकांत में मोहब्बत। वो अक्सर शहर के एक पुराने शांत रेलवे स्टेशन के कोने वाले बेंच पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था। एक शाम जब आसमान में सिंदूरी और काले बादल आपस में खेल रहे थे और हल्की हल्की बूंदें गिरने ही वाली थी, तब वो अवनी आई। अवनी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा समंदर था। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। वो परेशान होकर बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गई। हवा का एक तेज झोंका आया और अवनी के बिखरे बाल उसके चेहरे पर आ गए। उसने झल्लाहट में उन्हें पीछे किया तो उसकी चूड़ियों की खनक से आरव का ध्यान भटक गया। आरव ने अपनी डायरी से नजरें उठाई और अवनी को देखा। अवनी ने एक ठंडी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, यह बारिश भी ना हमेशा गलत वक्त पर आती है। आरव ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी डायरी बंद की और कहा, बारिश का कोई गलत वक्त नहीं होता, हम इंसानों के ठिकाने गलत होते हैं। अवनी ने मुड़कर उसे देखा। वह पहली बार किसी अजनबी से इस तरह बात कर रही थी, लेकिन आरव की आवाज में एक ऐसा ठहराव था कि अवनी का गुस्सा जैसे पिघल गया। बारिश तेज होने लगी और स्टेशन की उस टीन की छत पर बूंदों का संगीत गूंज उठा। दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए आरव के होठों से अचानक कुछ पंक्तियां निकल पड़ी। नाराज ना होना, इस बरसते पानी से ये हम सफ़र, ये तो आसमां का तरीका है जमी से गले मिलने का। कुछ ऐसी ही बेताबी छिपी है मेरी इन आँखों में, शायद यही एक जरिया है तुमसे रूबरू होने का। अवनी ने उस शायरी को सुना और उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान तैर गई। उसने कहा, तुम लिखते हो? आरव ने जवाब दिया, नहीं, बस जो दिल महसूस करता है उसे पन्नों पर बिखेर देता हूँ। उस एक शाम की बारिश ने दो अजनबियों को एक दूजे का जरिया बना दिया। खामोश मोहब्बत का परवान चढ़ना। उस शाम के बाद वो मुलाकातें इत्तेफाक नहीं रही। अब आरव हर रोज उसी बेंच पर बैठता, उस उम्मीद में कि शायद वो खनकती चूड़ियां फिर लौटेंगी। आरव ने भी बिना किसी वजह के बस आरव की उस शांत दुनिया का हिस्सा बनने के लिए वहां आने लगी। दोनों घंटों बातें करते। आरव उसे अपनी अधूरी कविताएं सुनाता और अवनी अपनी बेतरबी जिंदगी के किस्से। आरव को अवनी से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन वह कहने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं उसके शब्द इस खूबसूरत दोस्ती को न बदल दे। वह अवनी को सिर्फ देखता रहता, जब वो हंसती, जब वो अपनी कॉफी के कप को दोनों हाथों से पकड़ती, या जब हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ने की कोशिश करती। आरव के लिए अवनी अब सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी हर कविता का सार बन चुकी थी। एक दिन जब दोनों शहर के एक पुराने पुल पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, अवनी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कभी अपने दिल की बात जुबा पर क्यों नहीं लाते? क्या तुम्हें डर लगता है? आरव ने अवनी के उस नाजुक हाथ को अपनी हथेलियों में समेटा, उसकी आंखों की गहराइयों में डूबा और बहुत ही धीमे मखमली लहजे में बोला, खामोशियां भी बहुत कुछ बयां करती हैं जाना। हर बात को लफ्जों का
जामा पहनना जरूरी नहीं। तुम धड़कती हो मेरे दिल में इस कदर रात दिन कि अब तुम्हें पाने की दुआ मांगना भी जरूरी नहीं। तुम पास हो तो खुदा का करम है मुझ पर, अब इससे ज्यादा मेरी कोई मजबूरी नहीं। अवनी की आंखें भर आई। उसने आरव के सीने पर अपना सर रख दिया। उस बहती हवा और डूबते सूरज की गवाही में दो रूहें हमेशा के लिए एक दूसरे के नाम हो चुकी थी। वह पल इतना मुकम्मल था कि दोनों को लगा अब जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आएगा। वक्त की आजमाइश और जुदाई का दर्द कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें मुड़ान और ढलान दोनों आते हैं। अवनी के परिवार वाले रूढ़िवादी थे। उन्हें अवनी का एक लेखक एक आम से लड़के से मिलना मंजूर नहीं था। एक सुबह जब आरव हमेशा की तरह उस रेलवे स्टेशन की बेंच पर अवनी का इंतजार कर रहा था, अवनी वहां नहीं आई। उसकी जगह एक छोटा सा खत आया जो एक बच्चे के हाथ भिजवाया गया था। खत पर अवनी के आंसुओं के दाग थे। उसमें लिखा था, आरव, मुझे इस शहर से दूर ले जाया जा रहा है। मेरी शादी किसी और से तय कर दी गई है। मैं बहुत लड़ी, बहुत रोई, पर अपनों के आंसुओं के आगे हार गई। मुझे भूल मत जाना आरव, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमारी कहानी शायद इस जन्म के लिए नहीं थी। आरव का पैर जैसे जमीन छोड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने उस खत को अपने सीने से लगा लिया और उसी बेंच पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। जिस स्टेशन पर कभी बूंदों का संगीत गूंजता था, आज वहां सिर्फ आरव की सिसकियां थी। जिंदगी चलती रही, दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। आरव ने लिखना नहीं छोड़ा, बल्कि अब उसका दर्द उसकी स्याही बन चुका था। उसने अपनी मोहब्बत को एक किताब का रूप दे दिया, जिसका नाम था तुम और वो बारिश। वह मशहूर हो गया, पर उसकी रूह उसी बेंच पर अवनी के इंतजार में बैठी रही। वह हर रात तन्हाई में जलता और सोचता, यादों के झोंके जब भी आते हैं, इस सुनी महफिल में तेरी खुशबू से मेरा हर कतरा महक जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ये दिल तो हर बीते दिन के साथ और तड़पता जाता है। तू कहीं भी रहे, मेरी धड़कनों का हिस्सा है। तेरा नाम आज भी मेरी हर जख्म में खनक जाता है। मुकम्मल इत्तेफाक 5 साल बीत चुके थे। आरव अब एक जाना माना लेखक बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और उसका अकेलापन आज भी वैसा ही था। वह आज भी उसी शहर में था। एक शाम बिल्कुल वैसी ही शाम जैसी 5 साल पहले थी। काले घने बादल, ठंडी हवाएं और हल्की बूंदें। आरव के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो अपने पैर रोक नहीं पाया और कदम अपने आप उसी पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए। स्टेशन अब थोड़ा बदल चुका था, लेकिन वो कोने वाली बेंच आज भी वही थी। आरव वहां जाकर बैठ गया और अपनी पुरानी डायरी निकाली। बारिश तेज होने लगी, तभी स्टेशन के प्रवेश द्वार से एक महिला अंदर आई। उसने हाथ में एक छाता ले रखा था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी उम्र तकरीबन 3-4 साल रही होगी। आरव ने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी डायरी में खोया हुआ था। तभी उस बच्ची की माँ ने बच्ची से कहा, मन्नत रुक जाओ बेटा, आगे पानी है। वो आवाज आरव के कान खड़े हो गए। वो आवाज जिसे वह हर रात अपने सपनों में सुनता था। उसने झटके से अपना सर उठाया। सामने अवनी खड़ी थी। 5 सालों में वह थोड़ी गंभीर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों का वो समंदर आज भी वैसा ही था। अवनी की नजर भी आरव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और वक्त जैसे वहीं थम गया। अवनी आगे बढ़ पाई, ना आरव अपनी जगह से उठ सका। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आरव की बेंच की तरफ बढ़ी।
आरव उठकर खड़ा हो गया। अवनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आरव, तुम आज भी यही हो?" आरव ने देखा कि अवनी के गले में मंगलसूत्र नहीं था, ना ही उसकी मांग में सिंदूर था। आरव ने हैरान होकर पूछा, अवनी, तुम और ये बच्ची? अवनी ने रोते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरी शादी के 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में उन्होंने दम तोड़ दिया था। तब मन्नत मेरी कोख में थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत कहा कि मैं दूसरी जिंदगी शुरू करूं, लेकिन इस दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बची थी। मैं मन्नत को लेकर इस शहर वापस आ गई, सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जीने के लिए। आरव ने मन्नत को देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल अवनी जैसी थी। आरव की आंखों से भी खुशी और दर्द के मिले जुले आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़कर अवनी का हाथ थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले उस पुल पर थामा था। उसने अवनी को और उसकी बच्ची को अपनी बाहों में के घेरे में ले लिया। इस बार कोई बंदिश नहीं थी, कोई समाज का डर नहीं था, और न ही कोई मजबूरी थी। आरव ने अवनी के कान के पास झुककर बेहद होकर ये आखिरी पंक्तियां कही, चलो कि अब सारे शिकवे शिकायतें मिटा देते हैं, इस अधूरी कहानी को एक मुकम्मल मोड़ देते हैं। बहुत रो ली ये आंखें जुदाई के अंधेरों में, आओ अब अपनी बची हुई जिंदगी एक दूजे के नाम करते हैं। खुदा ने सुन ली आखिरकार इस टूटे दिल की सदा, अब हम मर कर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। स्टेशन की छत पर बारिश की बूंदें अब एक जश्न की तरह बरस रही थी। 2 बिखरे हुए पन्ने आखिरकार एक खूबसूरत किताब बनकर मुकम्मल हो चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, दिल को बहुत दुख होता है। व्यूज नहीं आता है तो थोड़ा हर्ट फील होता है।